अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉ मैनिपुलेशन को देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो जावास्क्रिप्ट का कुछ जानते हैं। अगर आपने मेरी बिगिनर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, फिर ही आप इस वीडियो पे आइएगा। सबसे पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट डोम होता क्या है। जावास्क्रिप्ट डोम बेसिकली हमारे पास स्टैंड करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए। ये हमारे पास कुछ नहीं बल्कि बस सिर्फ और सिर्फ डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है, जो हमारा एचटीएमएल के अंदर होता है। हम इससे इंटरेक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई काम हो रहा है वेबसाइट के अंदर, कोई चीज़ चेंज हो रही है, जब कोई बटन क्लिक हो रहा है, कोई मैसेज पॉपअप हो रहा है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो डोम है एक स्ट्रक्चर है, एक जिसके अंदर हमारे पास नोड्स होती हैं। टॉप लेवल पे हमारे पास विंडो होती है, उसके नीचे हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, और उसके नीचे हमारे पास जो होती है डिफरेंट नोड्स होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट नोड या फिर एलिमेंट नोड। तो इसलिए उसके साथ काफ़ी सारी नोड्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो कि काफ़ी वायरल है, यानी काफ़ी फेमस हुई हुई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट है। उससे पहले हमारे पास ये जो बॉक्स बना रहे हैं, ये हमारे पास विंडो है। तो सबसे पहले हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद रूट एलिमेंट होता है हमारा एचटीएमएल का, और उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नोड्स होते हैं। तो ये हमारा रूट एलिमेंट है, ये भी नोड है। ये हमारा हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट, ये भी नोड है। ए एलिमेंट, ये भी नोड है। ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, ये भी टेक्स्ट नोड है, तो ये भी हमारे पास नोड है। हमारे पास जो एट्रीब्यूट एचरेफ है, ये भी एक नोड है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे नोड्स होते हैं और हम उसके साथ वर्क करते हैं। तो बस यही था आपको समझाना, और अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। मैं यहाँ पर वीएस कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूंगा एक फोल्डर के अंदर आके, और ओपन विद कोड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। वीएस कोड का एक ट्यूटोरियल मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फाइल्स तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक लिंक में गिटहब रिपोजिटरी दी होगी। अगर आपको गिटहब का पता है तो आप जाके एक काम कर सकते हैं कि उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं, आपने यहाँ पर हर एक फाइल पे आके क्लिक करना है और उसके अंदर जो कुछ लिखे कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर लेना है। बेसिकली स्टार्टर कोड है, इसके अंदर HTML और CSS की थोड़ी सी स्टाइलिंग हुई हुई है, क्योंकि इसके अंदर हम HTML और CSS नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही बना के रख ली है। तो यहाँ पर मैंने वो तीनों चीज़ें रख ली हैं। ये हमारे पास HTML फाइल है हमारी, और ये हमारे पास CSS फाइल है। अब मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा HTML फाइल के अंदर, और ओपन विद लाइव सर्वर के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो ऐप है वो यहाँ पर ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, इसे साइड बाय साइड रख लेते हैं हमारे एडिटर के। अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम ना यहाँ पर आके अपनी जो JS फाइल है उसे कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसे कनेक्ट नहीं किया, तो हम मेन के नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पर सोर्स दे देते हैं हम अपना, जो हमारी फाइल है। मैंने मेन JS के नाम से एक फाइल बनाई हुई है। अब मैं मेन JS के अंदर आऊँगा और आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। console.dir, लॉग नहीं बल्कि एक डेर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिख के यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और अपनी वेबसाइट के अंदर कंसोल को ओपन करूंगा मैं। लेट से यहाँ पर आते हैं और कंसोल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हैशटैग डॉक्यूमेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लोकेशन, URL, और बॉडी के नाम से एक प्रॉपर्टी है हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट चिल्ड्रन है, कॉन्टेंट टाइप है, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करके दिखाता हूँ। अब सर यार डिर का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। डिर होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट आउट कर देता है। बस ये इसका फंक्शन है डिर का, console.dir का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ document.url और सेव करूँ, तो हमारे पास जो हमारी वेबसाइट का URL है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यही URL है। और अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ डोमेन, URL की जगह लिखूँ डोमेन और सेव करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन आ जाएगी। इस वक्त मेरी डोमेन जो है वो 127 ये नंबर्स है कुछ। ये इसलिए है क्योंकि मैंने लाइव सर्वर के साथ अपना सर्वर ओपन किया हुआ है, वरना आपकी अगर लाइव सर्वर के साथ ओपन नहीं किया हुआ तो डिफरेंट है शायद। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल के नाम से, यानी जो हमारा वेबसाइट का टाइटल है। अब यहाँ पर मैंने टाइटल सेट किया हुआ ऊपर टू डू ऐप के नाम से, तो यहाँ पर भी मेरा टाइटल टू डू ऐप आ गया है। अब ये सिर्फ रीडेबल नहीं है, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे मैं कोई बटन क्लिक कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो जाए, तो हम सोच लेते हैं कि ये बटन क्लिक हो रहा है, अभी हमने वो सीखा नहीं है। तो यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट्स से 123। लिखकर सेव करूंगा तो हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो गया। और अब मैं इसे इसके बाद प्रिंट करूंगा तो हमारे नया टाइटल है वो प्रिंट होगा।
जो कि 1 2 3 है। अब हम सिलेक्टर्स को देख लेते हैं जो इस्तेमाल होते हैं कि HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि हम अपना काम तो कर सकें यार, डाटा को मैनिपुलेट कर सकें, डाटा HTML से उठा के JS में ला सके। सबसे पहला सिलेक्टर जो हमारे पास है वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी के नाम से। अब हम इसे डॉक्यूमेंट के साथ लिखते होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है बेसिकली, तो उसके अंदर हम कुछ कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसके साथ लिखते होते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारा एक मेथड है, उस पर एक फंक्शन है, इसलिए हमने इसे पैरेंथेसिस दी है। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स के अंदर ना वो चीज लिखूंगा जो आईडी है मेरे पास। अब लेट्स से मैंने हेडर को ना एक आईडी दी हुई है हेडर की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी इज इक्वल टू हेडर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडर। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरी जो आईडी है ना हेडर, वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो इसलिए कि मैं इसके साथ कुछ कर नहीं रहा। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ console.log। उससे भी पहले ऐसा करते हैं, इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ लेट हेडर एलिमेंट इज इक्वल टू, तो मैंने एक हेडर एलिमेंट बना के उसके अंदर स्टोर कर दिया, और हम इसे console.log कर लेते हैं। जैसे मैं लेकर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे कंसोल के अंदर यहाँ पर ये चीज प्रिंट होकर आ गई है। हेडर सारा का सारा हमारे पास जो उसके अंदर चिल्ड्रन वगैरह वो सारा यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी है कि अगर हम यहाँ पर आईडी पास करें तो वो आ जाएगा। अब लेट्स से मैं यहाँ पर ई की जगह ओ कर दूं, अब यहाँ पर नल आएगा क्योंकि उसे ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिसकी आईडी ये हो, तो इसलिए यहाँ पर सही आईडी डालना जरूरी है। अब मैं इस एलिमेंट के साथ कुछ पंगे भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर जितना कुछ लिखा है ना, इस सबको उड़ा के इसकी जगह कुछ और ले देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा हेडर एलिमेंट और डॉट लिखूंगा, और लिखूंगा टेक्स्ट कंटेंट, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट है हमारे पास उसके ये मेथड है। तो अब मैं इक्वल लिखूंगा और यहाँ पर जो कुछ लिखूंगा वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर, बस हेडर लिख देते हैं। जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये सही कर लेना चाहिए, हेडर लिख लेना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर टू डू ऐप लिखे आने के बजाय मेरा यहाँ पर सिंपल सा हेडर लिखा आ रहा है। और अगर मैं इसे अगर सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं हेडर के अंदर से मेरा सब कुछ गायब हो गया है, और यहाँ पर जो डिव और क्लास कंटेनर थी वो गायब हो गई है, और यहाँ पर हेडर लिखा आ गया। तो जेएससी मदद से आप चीजें चेंज भी कर सकते हैं। अब हम एक और चीज को देख लेते हैं जो कि हमारे पास इनर HTML है। अब इनर HTML क्या है और टेक्स्ट कंटेंट क्या है? सबसे पहले मैं आपको इनर टेक्स्ट दिखा देता हूँ। HTML के पहले भी आपको टेक्स्ट दिखा देता हूँ। अगर मैं ये लिखूंगा तब भी यही चीज आ रही है, और अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट लिखता हूँ तब भी यही चीज आती है। तो इसमें फर्क ये है कि इसमें फर्क सिंपल सा ये है कि इनर टेक्स्ट जो भी चीज हमारे यहाँ नजर आ रही है ना, वो चीज प्रिंट हो जाती है, वो चीज सारी आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट होगा ना, तो एज इट इज रहेगी जैसे हमारे पास मार्कअप के अंदर होती है। यार अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ स्पैन, और उसका डिस्प्ले जो है ना, स्टाइल में आके उसका डिस्प्ले जो है ना मैं नन कर देता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पैन है, इसका डिस्प्ले नन है, और उसके अंदर 1 2 3 है। बजाहिर तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये मार्कअप में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं console.log हेडर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट करूँ और console.log हेडर एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट करूँ, तो क्या फर्क है। अगर मैं कंसोल के अंदर आऊँ और यहाँ पर हमारे पास हेडर आ रहा है, तो मैं इसे फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर आके देखिए तो हमारे पास यहाँ पर टू डू भी आ रहा है और 1 2 3 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर टू डू आ रहा है सिर्फ, इनर टेक्स्ट हमें टू डू ऐप दे रहा है, और टेक्स्ट कंटेंट एज इट इज वो सारी चीजें दे रहा है जो इसके अंदर है। अब इसके अंदर काफी सारा यहाँ पर स्पेस भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टेक्स्ट को ये जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है ये हमें वो भी चीज दे रहा है। अब हमारा टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ये स्पेस भी है, तो टेक्स्ट कंटेंट हमें ये भी चीज यहाँ पर प्रिंट आउट करके देख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारा स्पेस है। लेकिन इनर टेक्स्ट जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दे रहा है जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास नेम को। अब जैसा कि आप देखा यार आईडी से हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो क्लास नेम भी जैसा ये तो हम क्लास नेम से भी कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं index.html के अंदर आते हैं, और हम ना जितनी भी क्लासेस है ना, कंटेनर वाले जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और मैं लिखता हूँ कंटेनर एलिमेंट्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एलिमेंट्स होगा यहाँ पर, वो इसलिए कि एलिमेंट्स यार प्लूरल होते हैं हमारे पास, क्लास नेम प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है इसलिए। तो यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा और इसके अंदर मैं वो क्लास नेम लिख दूंगा। क्लास नेम थी कंटेनर, क्योंकि मैं कंटेनर वाली क्लासेस का जो है नाम चाहता हूँ। अब मैं इसे कंसोल लॉग कर लेता हूँ और देखते हैं मेरे पास यहाँ पर क्या आता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक अरे टाइप की कोई चीज़ आ गई है, जो अरे है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और उसके अंदर हमारे पास एक div डॉट कंटेनर है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक div है हमारे पास, div डॉट कंटेनर, और हमारे पास एक ये div है जो मेन के साथ है।
तो हमारे पास यहाँ पर दोनों div डॉट कंटेनर और मेन डॉट कंटेनर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर इजीली क्लासेस प्रिंट आउट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज़ आप करना चाहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास HTML कलेक्शन लिखा आ रहा है। ये एरे जैसी होती है लेकिन ये एरे होती नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें नहीं है। अब एरे में कुछ मेथड लगते हैं जो कि मैंने आपको अभी नहीं बताया, जो कि इस चीज़ पर नहीं लगते बल्कि सिर्फ और सिर्फ एरेज पे लगते हैं। तो ये फ़र्क है HTML कलेक्शन का और एरेज का। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि हम इसका स्टाइल चेंज कर दें। जैसे कि जितने एलिमेंट्स हैं ना मेरे पास, अब ये क्या है, ये एक एरे टाइप है, HTML कलेक्शन है। तो हम इससे ना पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। कंटेनर एलिमेंट्स में ना काफ़ी सारी एरे है, तो हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 0। इसका मतलब है कि पहले एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। मैंने आपको बताई थी कैसे होते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल डॉट, और यहाँ पर मेरे पास कुछ बाय डिफॉल्ट आ गई है प्रॉपर्टीज, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और इसको इक्वल कर दूंगा लेट्स से रेड के। अब मैं जैसे लिखकर सेव करूंगा तो हमारे पास जो कंटेनर नंबर 1 था ना, जो कि हमारे पास था div डॉट कंटेनर, ये पहला वाला जो हमारा सबसे पहला कंटेनर है, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं जीएस के अंदर से। ये हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन का ही हिस्सा है। अब इसके बाद हमारे पास एक और सिलेक्टर होता है यार। अब देखो जैसे क्लास नेम है, आईडी है, हमारे पास एक और सिलेक्टर है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब एक और है हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय नेम। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमारे पास जो है सिलेक्टर्स हैं। अब इसका एक तरीका है कि यार हम इसे अवॉइड कर सकें, ये हमें इतना प्लेजेंट नहीं लगता यार हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें। बाद में अगर कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए हमें, आईडी को हम क्लास में करें, तो हम पूरी की पूरी डिफरेंट चीज़ करते हैं। तो हमारे पास एक सिलेक्टर होता है क्वेरी सिलेक्टर, जो कि हमारी मदद करता है कि पेरेंट अगर कोई एलिमेंट है हम उसके चाइल्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर हेडर की आईडी है इसे सेलेक्ट कर लूंगा, लेकिन अगर मैं इसे स्पैन को सिलेक्ट करना चाहूंगा तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए मैं क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ। उसका सिंटैक्स होता है कि लेट से मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ। अब मैं आपको इसी की मिसाल दे देता हूँ कि हमने ये हेडिंग लिखनी है, तो मैं लेट हेडिंग इज इक्वल टू कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब हमारे पास दो होते हैं, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल हमारे पास ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है और क्वेरी सिलेक्टर हमारे पास एक चीज़ के लिए होता है। अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी भी ना तो ये पहली वाली चीज़ को सिलेक्ट करेगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लिखता हूँ और उसके अंदर लिखूंगा। अब हमारे पास जैसे हम CSS के अंदर देते थे ना कि हैशटैग हेडर स्पेस स्पैन, यानी जितने भी स्पैन है वो सिलेक्ट कर लो, तो सिमिलर काम हम यहाँ पर करेंगे। अब हैशटैग हेडर है, उसके बाद डॉट कंटेनर का एक डिव है और उसके बाद स्पैन है, लेकिन स्पैन कौन सा, पहला वाला। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर आके वो सारा जो पाथ है वो लिख लेते हैं, हैशटैग हेडर फिर डॉट कंटेनर और उसके अंदर हमारे पास है स्पैन, लेकिन स्पैन फर्स्ट चाइल्ड वाला। तो मैं यहाँ पे कॉलन के साथ फर्स्ट चाइल्ड लिख लेता हूँ। और अगर हम इसे प्रिंट करूँ console डॉट लॉग हेडिंग को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास वही स्पैन यहाँ पर आ गया। ऐसा करते हैं, स्पैन जो ये हमारे पास एलिमेंट आया ना, हेडिंग एलिमेंट है इस वक्त, ये हेडिंग नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम हेडिंग EL को ना यहाँ पर आके इसका टेक्स्ट कंटेंट प्रिंट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखकर सेव किया तो यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट है ना, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये हमारे पास टू डू ऐप लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर आके अपने कंसोल में देखूं तो यहाँ पर भी टू डू ऐप आ गया। तो हमारा ये हेडिंग का टेक्स्ट कंटेंट भी रीड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी CSS के सिलेक्टर है ना वो यहाँ पर सारे वैलिड है। अब इसके मतलब सेम ही एक सिमिलर हमारे पास एक सिलेक्टर है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो कि नाम से पता चल रहा है कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यूजुअली मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्लास नेम या फिर टैग्स वगैरह। अब जैसे मैं इन दोनों स्पैन्स को जो है ना सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आगे हैशटैग हेडर डॉट कंटेनर और जितने भी स्पैन है उन सबको लिस्ट आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैशटैग हेडर डॉट कंटेनर और उसके जितने भी स्पैन है। अब हमारे पास देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर एक नोड लिस्ट मिल रही है, HTML कलेक्शन नहीं बल्कि नोड लिस्ट। अब नोड लिस्ट HTML कलेक्शन से कैसे डिफरेंट है, अब नोड लिस्ट के 99.99% जो चीज़ें हैं ना वो अरे से मिलती हैं, जबकि HTML कलेक्शन की नहीं मिलती। नोड लिस्ट के ऊपर आप अरे के मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैप, रिवर्स और सॉर्ट वगैरह, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हमारे पास नोड लिस्ट है और हमें यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये पहला स्पैन हमारा जो कि यहाँ पर टू डू वाला है और दूसरा स्पैन। अगर मैं इन दोनों को जो है ना सिलेक्ट करके इनका कुछ करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये तो हमारे पास एक यानी अरे टाइप चीज़ है, तो हम या तो मैप ओवर कर सकते हैं इसके ऊपर और हर चीज़ को अलग अलग निकाल सकते हैं, या फिर हम इस पूरे को प्रिंट। तो लेट्स से कि मैं जो 0 वाला है ना हमारे पास जो पहला स्पैन टैग है, मैं उसका यहाँ पर प्रिंट आउट करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पर 0 लिखता हूँ,
हेडिंग एल्स के आगे 0 और यहाँ पर लिखूंगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट। मैं लिखकर सेव करूंगा, हमारे पास टू डू ऐप तो आ गया। अगर मैं दूसरी वाली का लिखूँ जो पहले वाली है, एक्सक्यूज मी दूसरी वाली है, हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इनर टेक्स्ट तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने चीज़ें सेलेक्ट करना तो सीखनी काफ़ी सारी, लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा, लेट्स से यार कि मैं अब चिल्ड्रन का सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, अंदर जाके। अब लेट्स से कि मेरे पास ये डॉट कंटेनर वाला डिव है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर वाला जो हेडर है ना ये सिलेक्ट हो जाए किसी तरह। अब हम ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं पेरेंट्स को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर जो H2 है ना, मैं इसका पेरेंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और सबसे पहले तो H2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। H2 वाले एलिमेंट को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडिंग एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर टैग नेम से करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर H2 लिखूँ, अच्छा ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने क्लास लिखी है तो आप डॉट से शुरू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास CSS के मुतरादिफ है यहाँ पर चीज़ें। और अगर मैं H2 यानी जैसे टैग लिखते हैं तो H2 ही लिखते हैं, वही काफ़ी होगा। तो H2 लिखकर मैंने यहाँ पर सेव किया और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ हेडिंग एलिमेंट को और सेव करूँ तो हमारे पास जो H2 है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला H2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका पेरेंट मेरे पास ना आ जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर आके मैनुअली काम नहीं करना चाहता, तो मैं हेडिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा पेरेंट नोड। और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि यार ये कंसोल हो जाए, तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और इसे प्रिंट कर लूंगा। फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सेक्शन डॉट मेन सेक्शन आ गया। क्या यही इसका पेरेंट है? बिल्कुल यही। H2 का पेरेंट सेक्शन डॉट मेन सेक्शन है, ये फॉर्म इसका सिबलिंग है यानी भाई है, इससे पीछे। लेकिन जो इसका ऊपर बाप है ना, वो हमारे पास सेक्शन डॉट मेन सेक्शन ही है। अब सिमिलरली हमारे पास होता है चिल्ड्रन। अब लेट्स से जो हमने पेरेंट निकाले, मैं चाहता हूँ इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे आ जाए, यानी ये हेडिंग एलिमेंट के भाई वगैरह, भाई बहन वगैरह। तो मैं पेरेंट नोड के आगे लिखूंगा चाइल्ड नोड। जैसे मैं चाइल्ड नोड्स लिखूंगा क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पेरेंट एक ही हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर नोड लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी अजीब सी चीज़ आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 7 चीज़ें आ रही हैं। ये टेक्स्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट टेक्स्ट इजाफी चीज़ें हैं, ये क्या है? बेसिकली हमारे पास ये जो स्पेसेस है ना एक्स्ट्रा यहाँ पर, ये इसको काउंट कर रहा है और इसको लग रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो फॉर्म के बाद यहाँ पर जितनी भी स्पेस है ना उसको लगता है ये एक चीज़ है, ये यहाँ पर ये, तो ये सारी चीज़ों को काउंट कर रहा है। अब इसको हटाने के लिए ना हमारे पास एक तरीका होता है कि हम चिल्ड्रन वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं चिल्ड्रन लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर ये HTML कलेक्शन दे रहा है। जो चिल्ड्रन नोड्स था वो मैं नोड दे रहा था, काफ़ी सारे नोड्स, ये मैं HTML कलेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर लेकिन वो टेक्स्ट वाला चीज़ नहीं है, वो स्पेसिंग एडिशनल नहीं आती। तो इसका यही फ़ायदा है, आप आसानी से HTML कलेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक अरे के अंदर और फिर उसके साथ आप वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये था चिल्ड्रन के बारे में। अब लेट्स से कि ये हमने पेरेंट नोड किया फिर चिल्ड्रन किया, तो डायरेक्ट यार सिबलिंग ही कर लेते हैं हम। तो इसके लिए भी आपने गेस कर ही लिया होगा कि हमारे पास एक मेथड है। तो मैं डॉट लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, यानी इससे अगला वाला। अगर हम यहाँ पर आके देखें वैसे तो H2 के अगला वाला UL है, हमें यहाँ पर UL आना चाहिए। तो सेव करते हैं, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। ये क्या हुआ? अच्छा यार वही ना, हैशटैग टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, तो मैं ये एम्प्टी स्पेस दे रहा है, ये वाली जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका भी एक मुकाबला हमारे पास है, मुद्दे मुकाबल, वो है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट देते हैं पहला, ठीक है। ये तो हमारे पास पहले स्पेस था ना, ठीक है। अब हमें ये पहला एलिमेंट दे रहा है जो कि UL है, तो हमारे पास भी यही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सिबलिंग तो भाई यार पता नहीं कब कौन इस्तेमाल करता होगा, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा, ना ही मैंने कभी किया। तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग ही इस्तेमाल होता है। अब सिमिलरली हम यहाँ प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रीवियस सिबलिंग भी है लेकिन आपने गेस कर ही लिया होगा कि यहाँ पर भी स्पेस में मिलता है, तो स्पेस से बचने के लिए हम प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करें ताकि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो सके। तो मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग लिखा। अब H2 के पिछले एलिमेंट में क्या है, हमारे पास फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्म प्रिंट हो गया। तो ये था हमारे पास एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना और उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को निकालना। तो ये हमारे पास डॉम ट्रैवर्सल कहलाता है कि हम कोई एलिमेंट सिलेक्ट करें और फिर उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को या जांच पड़ताल कर लें। तो हमने एक ही चीज़ से काफ़ी सारी काम कर लिए। तो अब मैं इसका यार कोई काम भी कर सकता हूँ, जैसे स्टाइल दे के डॉट आगे लिखूंगा और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड, और इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं क्योंकि अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है।
मैं लिखकर सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्म एलिमेंट था ना उसका कलर रेड हो गया। अब फॉर्म एलिमेंट का इसलिए हुआ क्योंकि हमने हेडिंग एलिमेंट डॉट प्रीवियस एलिमेंट से लिंक। अब हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और डॉम के अंदर ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है। हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं और आगे लिखते हैं क्रिएट एलिमेंट और उसके आगे ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं जो जिस टैग को हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एल को क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से यार यहाँ पे ना एक जैसे यहाँ पर एल लिखा हुआ है ना टू डू आइटम, हम यहाँ पर एक एल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उसी के हिसाब से एक एल बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके अंदर एल लिख दिया है। अब यहाँ पर मेरा एल क्रिएट हो जाएगा। अब इसे कहीं स्टोर भी कर लेते हैं। तो यार लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट इज इक्वल टू न्यू टू डू, क्योंकि ये हमारा नया टू डू ही होगा। तो मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक इसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट भी दे देते हैं। तो ऐसा करते हैं हम एक टेक्स्ट नोड बना लेते हैं। अब हम टेक्स्ट वैसे भी दे सकते हैं लेकिन हम टेक्स्ट नोड बनाते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट को नोड के साथ वर्क करना अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट न्यू टू डू टेक्स्ट। ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं न्यू एल का और यहाँ पर आके नीचे लिख देते हैं न्यू टू डू। लेट न्यू टू डू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट टेक्स्ट नोड। हम टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेट से क्रिएट कर देता हूँ टू डू आइटम 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 तक क्या तो मैंने यहाँ पर 5 तक कर दिया। अब मैं इसको जो टेक्स्ट नोड है हमारा इसके अंदर लाना चाहता हूँ न्यू एल के। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू एल डॉट अपेंड चाइल्ड। यानी हम न्यू एल जो है हमारा एल टैग है ऐसे होगा। यार मैं आपको दिखा देता हूँ। एल यहाँ पर ऐसे खुला होगा ऐसे और उसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एल हमने लिख लिया और हम यहाँ पर अपेंड चाइल्ड करेंगे क्या, न्यू टू डू का। ठीक है, हम न्यू टू डू लिख कर सेव करते हैं। अभी भी कोई फर्क नहीं आया क्योंकि हमने न्यू टू डू के अंदर ये टेक्स्ट तो लिख दिया लेकिन न्यू एल हमने कहीं लिखा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं हम न्यू एल को ना यहाँ पर आके इस यूएल के अंदर अपेंड कर देते हैं। तो अपेंड करने के लिए सबसे पहले हमें यूएल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर यूएल की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर आके हम लिखते हैं लेट टू डूज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम यूएल को टू डूज की हमने क्लास दी है तो हम क्लास से सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉट टू डूज लिखूंगा मैं और यहाँ पर सेमीकोलन डालते हैं तो हमारे पास एक टू डूज की जो है वो एक HTML कलेक्शन आ गई है। अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ टू डू, यहाँ पर तो हमने ये काम कर लिया ना, ठीक है, इसको हम ऊपर ले आते हैं और हम यहाँ पर अब नीचे आके लिखते हैं टू डूज डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अपेंड चाइल्ड और मैं यहाँ पर एंड पर लिखूंगा न्यू एल कि हम नया जो एल है उसको यहाँ पर अपेंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ तो हमारा एल यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ कि हमारे यहाँ पर डिज़ाइन क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए कि हमने इन सबको ऊपर वालों को क्लासेस दी हुई हैं वो भी टू डू की, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई क्लास नहीं दी हुई और मैंने इन सब एलिमेंट्स के अंदर एक डिलीट की क्लास भी दी हुई है, मतलब एक डिलीट का डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर एक्स है। तो मुझे ये काम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि हम एल को आके ना क्लास दे देते हैं। अब इसको क्लास कैसे देंगे हम यहाँ पर आके लिखते हैं न्यू एल डॉट, यहाँ पर मैं क्लास नेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इक्वल कर दूंगा इसको टू डू के, क्योंकि हमारी क्लास भी टू डू ही है। तो जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो आइटम है उस पर स्टाइलिंग आ गई है और यहाँ पर उस पर भी हमारी टू डू क्लास लग गई है। अब जो हमारा अगला काम है वो है कि हम इस डिलीट वाले जो आइकन को है वो अंदर ला सकें। तो हम ऐसा करते हैं कि एक और नया डिव बनाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी एक नया डिव बना के उसके अंदर एक टेक्स्ट कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इधर नीचे आ जाता हूँ और लिखता हूँ लेट डिलीट बटन। ठीक है, बटन। अब हम डिलीट क्लास नहीं यहाँ पर वेरिएबल नहीं दे सकते क्योंकि डिलीट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं डिलीट बटन के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा और उधर मैं लेट से डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर देता हूँ। कौन सा एलिमेंट, डिव का एलिमेंट क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, और एक इसके अंदर जो टेक्स्ट है हमारा एक्स छोटा सा, हम उसको भी लिख लेते हैं लेट डिलीट बटन। डिलीट बटन की बजाय लिखते हैं डिलीट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड और उसके अंदर हमने सिंपल सा एक्स लिख देना छोटा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर डिलीट को एक क्लास भी दी हुई है डिलीट की। तो हम ऐसा करते हैं डिलीट, सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम इसे अपेंड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे न्यू एल को अपेंड किया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर भी इसे अपेंड कर देते हैं और इन दोनों लाइनों को उठा के हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीट बटन डॉट अपेंड चाइल्ड और उसके अंदर मैं जो डिलीट टेक्स्ट है हमारा मैं उसे अपेंड कर दूंगा ताकि हमारा डिलीट टेक्स्ट डिलीट बटन के अंदर आ जाए। अब ये करने के बाद मैं डिलीट बटन को आके एक क्लास भी दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट बटन डॉट क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लिख के इक्वल से सेट करूंगा, हमारे पास डिलीट क्लास है तो मैं वो क्लास लिख दूंगा यहाँ पे।
तो जैसे मैं लगकर सेव करता हूँ, हमारे पास अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए कि हमने यार यहाँ पे एलिमेंट तो बना लिया, क्लास वगैरह भी दे दी, लेकिन हमने इसको पुश नहीं किया डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे हम यहाँ पर टू डूज़ को li पुश कर रहे हैं ना, तो ऐसे हमें li के अंदर अभी डिलीट बटन को पुश करना पड़ेगा। यानी li के अंदर हमारा डिलीट बटन होगा ना, तो इसे हमें li के अंदर पुश करना पड़ेगा इसे। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू li और यहाँ पे लिखता हूँ अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अब हमें li के अंदर एक डिलीट बटन चाहिए ना, ये वाला डिलीट बटन। तो मैं यहाँ पर डिलीट बटन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो डिलीट बटन है वो li के अंदर आ जाएगा। होप सो ऐसा ही होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट वही आ रहा है सेम। हमारा li आ गया और इसका डिलीट बटन भी है। तो इसका मतलब ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो ये था हम कैसे एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ को देख लेते हैं, इवेंट। अब हम नेक्स्ट एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी इसे समझने में। ये है हमारे पास इवेंट्स का। अब इवेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से यार यहाँ पे आके मैं सबमिट वाले बटन पे जो है ना क्लिक करता हूँ, तो कोई इवेंट रन होता है, कुछ होता है, यानी सबमिट मैं कर रहा हूँ, कोई नया टू डू क्रिएट हो रहा है वगैरह वगैरह। या फिर मैं माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो ये भी इवेंट हो सकता है। या फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये भी एक इवेंट हो सकता है। या फिर मैं कोई की दबा देता हूँ, तो ये भी एक हमारे पास इवेंट है। लेट्स से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो जिस पर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक नया टू डू ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके एक ऐसा बटन बना लेता हूँ जिस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक नया टू डू आ जाए। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और H2 के यहाँ पर लिखता हूँ बटन और उसके अंदर लेट्स से मैं लिखता हूँ न्यू टू डू। ये लिखकर मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको ना एक आईडी दे देता हूँ फिलहाल के लिए। हम ये बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि जैसे BTN की आईडी दे देते हैं। अब मैं यहाँ पर GS के अंदर आता हूँ और ना अपना ऊपर सबसे ऊपर आके ये हमारा जो सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट्स दे देता हूँ कि यार ये हम यहाँ पर टू डू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं उसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पर बटन को फेच कर रहे हैं, टू डू बटन वाला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन। मुझे लगता है मैंने आईडी ही दी है। हाँ, मैंने आईडी दी है। तो यहाँ पर मैं आईडी के साथ इसे फेच करूँगा और इस बटन को ना एक इवेंट लिसनर दे दूंगा, यानी वो हमारे इस बटन को देखता रहेगा कि जब इस पर इवेंट आए तो मैं फ़ौरन JS को नोटिफाई कर दूं और वो कोई काम करे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, मैं क्या सुनना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखें कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं यहाँ पर कोटेशंस के अंदर, तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस है कि मैं कट के लिए सुन सकता हूँ, कॉपी के लिए सुन सकता हूँ, डबल क्लिक के लिए। जो हम देख रहे हैं ना वो है हमारे पास क्लिक, कि जैसे ही हमारे बटन पे क्लिक हो ना तो कुछ फंक्शन हो। अच्छा, यहाँ पर ना VS कोड के अंदर एक अच्छी बात है, आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर क्या चाहिए। अब ऐड इवेंट लिस्टनर हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहली चीज़ वो टाइप लेते हैं, फिर हमारे पास वो एक फंक्शन लेते हैं। ये लिसनर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं। अब फंक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप फंक्शन लिखें और यहाँ पर उसका कोई नाम दें और यहाँ पर आप उसे ऐसे फंक्शन एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, या नाम इसे ना भी दें, ऐसे आप लिख लें तो तब भी ये चल जाता है। लेकिन एक इससे भी अच्छा तरीका ये है कि हम एरो फंक्शंस का इस्तेमाल करें। एरो फंक्शन सिमिलर होते हैं, बहुत माइनर चीज़ें जो डिफरेंट है, लेकिन सिंटैक्स इसका जो काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट्स में और यहाँ पर एक एरो डालूंगा क्योंकि एरो फंक्शन है, इसका नाम है। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डालूंगा, यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स नॉर्मल, फिर यहाँ पे एरो और इसके साथ एक इक्वल एरो बनाना है यानी हमने। और फिर हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस डाल दी। अब कर्ली ब्रेस के अंदर मैं जो लिखूंगा वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब बटन क्लिक होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log। अब मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा न्यू टू डू के बटन पे, तो बज़ाहिर तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर कंसोल खोलूँ ना, तो यहाँ पर मेरा हेलो लिखा आ गया। तो जब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना तो मेरा यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब किसी बटन पे कोई क्लिक होगा। तो ऐसा करते हैं, अभी वो LA वाला काम नहीं करते, टू डू वाला काम हम वो अगली वीडियो में करेंगे और कोई छोटी सी चीज़ कर लेते हैं। फिलहाल मैं आपको ना मज़ीद टाइप्स दिखा देता हूँ इसकी। तो जैसे यहाँ पर क्लिक के हमारे पास एक और टाइप होती है हमारे पास डबल क्लिक की। अब डबल क्लिक क्या करेगा कि जब दो बार क्लिक हो यानी डबल क्लिक हो तब कुछ प्रिंट करेगा, तब कुछ करेगा। तो फिर मेरे केस में यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। तो मैं अपना कंसोल खोल लेता हूँ और अगर एक बार क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होता, दूसरी बार भी करूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं दो बार एक ही बार डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर हेलो लिखा आ गया। सिमिलरली हमारे पास एक टाइप होती है माउस डाउन की। अब ये भी सिमिलर ही है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी मैंने माउस के ऊपर से अपना जो उंगली है वो उठाई नहीं है, तो यहाँ पर मेरा हेलो लिखा आ गया। लेकिन
अब मैं छोड़ूंगा भी तब भी ये लिखा आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिमिलर है उससे, बटन से। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम अपना माउस उठा ना लें, तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। अब एक और हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है माउस अप की। अगर मैं इसे दबा के रखूँ तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसे दबा के छोड़ूंगा ना तब हेलो लिखा आ जाएगा। तो ये हमारे पास माउस अप टाइप है। अब एक इंटरेस्टिंग हमारे पास जो टाइप है वो है माउस मूव की। मैं यहाँ पर लिखकर सेव करता हूँ और बटन के ऊपर आता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास हेलो लिखा आ गया। अब मैं जब जब बटन के ऊपर मूव करूंगा ना हेलो नीचे प्रिंट होता जाएगा। यानी जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर आके ना मैं होवर करूंगा ना, जितनी बार मैं हिलूंगा उस बटन पे तो उतनी बार हेलो नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो फिल वक्त यहाँ पर 133 मरतबा हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं आपको इससे एक इंटरेस्टिंग चीज करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आके बटन की जगह एक डिव दे दिया है, बॉक्स की क्लास दे दी है उसे, और स्टाइलिंग में आके इसे कुछ बेसिक स्टाइल्स दे दिए ताकि हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर अपनी HTML वाली फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो है हमारा बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर एक JS में एक एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अपना बटन हटा दिए और यहाँ पर इसे बटन मिल नहीं रहा। तो हम इसे ना रिमूव कर देते हैं तो हमारा ये एरर चला जाएगा। अब ऐसा करता हूँ मैं इस बॉक्स को सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपनी JS के अंदर। तो वही हम काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट बॉक्स एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर मैंने क्लास दी हुई है इसे, तो मैं इसे क्वेरी सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं डॉट लिख के बॉक्स लिख दूंगा आगे। तो यहाँ पर मेरा बॉक्स एलिमेंट आ जाएगा। अब मैं बॉक्स एलिमेंट पर आके ना इवेंट लिस्नर लिखूंगा, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ माउस मूव। ये हमारे पास एक स्पेशल जो है ना इवेंट है कि जब माउस मूव हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ और उसके अंदर ना ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले तो प्रिंट कर लेते हैं क्या कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर कॉन्सोल डॉट लॉग लिख के 1 लिख देता हूँ, और जब मैं इस बॉक्स पर मूव करूंगा ना तो हमारे पास नीचे 1 प्रिंट होता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर ना पैरामीटर में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर मिल रहा होता है ई क्या है, हमारे पास इवेंट है कोई, हम इसे इवेंट भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ई भी इसे कहते हैं। तो अगर हम ई का इस्तेमाल करें और ई को कॉन्सोल डॉट लॉग कर लें, और मैं अगर इस पे ऊपर आऊँ क्योंकि ये माउस मूव है, जब मैं इसके ऊपर आऊँगा तभी ये प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और हमारे पास काफ़ी बार जो है वो ई प्रिंट हो गया। अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ई, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ऑल्ट की है कि ऑल्ट की दबी हुई है ये नहीं, यहाँ पर एक क्लाइंट एक्स है, क्लाइंट वाई है। यहाँ पर हमारे कंट्रोल की है कि कंट्रोल की दबी हुई थी जब इस पे ऊपर आया है नहीं। और सिमिलरली हमारे पास काफ़ी सारी हैं यार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इनके साथ कुछ छेड़छाड़ी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ना वो है क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। तो ऐसा करते हैं कि हम इस क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करके कंसोल में प्रिंट आउट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स पोजीशन और यहाँ पर आके मैं कॉमा लिखता हूँ और यहाँ पर ई डॉट क्लाइंट एक्स, शायद ये प्रॉपर्टी की नाम है। तो मैं यहाँ पर इसे क्लाइंट वाई के लिए भी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके एक्स की जगह वाई लिख देते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो हमारे पास नीचे ना एक्स और वाई की 2 वैल्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब एक्स की यहाँ पर 173, 126 और ये अपडेट हो रही है, ये काफ़ी सारी हैं। तो जैसे जैसे मैं होवर करूंगा ना ये एक्स वाई की वैल्यूज नीचे प्रिंट होती जाएंगी। अब हम इनसे ना एक कूल चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। आपको शायद पता हो कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया यार आपको पता होगा अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है। मैं बॉक्स एलिमेंट लिखता हूँ, डॉट स्टाइल लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिख दो या बैकग्राउंड कलर लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इक्वल लिख के यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड। अच्छा, अब मैं जब भी इस पर होवर करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा होवर किया, ये रेड हो गया। अब ये वापस गया नहीं है क्योंकि हमने होवर नहीं दिया इसे, बल्कि माउस मूव का इवेंट पे किया। तो अब यहाँ पर ना एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है RGBA की। RGB हमारे पास RGBA होती है, वैसे RGBA भी एक होती है। तो RGB हमारे पास होता है रेड ग्रीन ब्लू कलर। तो वो 3 वैल्यूज़ लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं लेता हूँ 255, 255 और यहाँ पर 255। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो जैसे मैं होवर करता हूँ ये वाइट हो जाता है, क्योंकि जो 255, 255, 255 है ना वो हमारे पास वाइट कलर है। सिमिलरली 000 हमारे पास ब्लैक कलर है। तो अगर जो हम क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रहे हैं तो हम यहाँ पर एक रेनबो बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर इसे रैप कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर जिसे हम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट लिटरल्स लिखूंगा। ये हमारा जो बटन है ये हमारा टैब से ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर $साइन और कर्ली ब्रेस डालूंगा। उससे पहले हम RGB लिख देते हैं, RGB, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं और सबसे पहली वैल्यू हमारे पास होगी ई डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है, जो हमारी एक्स पोजीशन होगी। उसके बाद कॉमा होता है और फिर हमारे पास होती है वाई वैल्यू।
तो हम ई डॉट क्लाइंट वाई वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर ग्रीन की जगह हमारे पास वाई वैल्यू आ गई है, रेड की जगह हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई है, और ब्लू की जगह हमारे पास कुछ पड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टैटिक एक वैल्यू दे देते हैं कॉन्स्टेंट, लेट्स से 40 लिख के हमें ब्रैकेट लिखना है, और यहाँ पर हमारा सिंटैक्स का कंप्लीट हो गया। अब मैं सेव करता हूँ और होवर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं मूव करूँगा यहाँ पर कलर भी चेंज होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम देख सकते हैं कि हम इवेंट्स को कैसे फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्म के साथ इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम इनपुट को ना मैनिपुलेट कर सकते हैं कि जो उसमें लिखा आ रहा है वो हमारे पास आके कहीं सेव हो जाए। तो ये हमारे पास जो इनपुट है ना, हम इसे टारगेट करेंगे। तो मैंने ऐसे ऑलरेडी एक क्लास दी हुई है टू डू इनपुट के नाम से। तो ऐसा करते हैं, ऐसे यहाँ पर आके ना एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट इनपुट इज एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास आईडी है। तो यहाँ पर हमारी जो आईडी है वो टू डू इनपुट है। तो अब इनपुट एलिमेंट पे आके ना मैं एक दे देता हूँ इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या देना है, वो है ऑन चेंज। ठीक है, चेंज देना है बेसिकली हमने से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है चेंज की। अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं तो आपको ऑप्शन नजर आ जाएगी। तो चेंज ऑप्शन देने के बाद मैं यहाँ पर आके ना फंक्शन लिख लेता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चेंज ऑप्शन है क्या। जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं ना कुछ, तो यहाँ पर एक चेंजिंग आती है टेक्स्ट के अंदर, वैल्यू के अंदर इसकी। तो जब जब वो चेंज रजिस्टर होता है तो हमारे पास यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है ना वो फंक्शन रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log1। अब यहाँ पर आके ना मैं क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करूँगा ना, हेलो। अब इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। अब यहाँ पर जब मैं इसे टाइप पास करूँगा वो हमारे पास है इनपुट की। तो मैं यहाँ पर इनपुट लिख के इसे पास कर दूंगा, और यहाँ पर आके एक फंक्शन ओपन कर लेते हैं जो कि तभी एग्जीक्यूट होगा जब भी हमारे इनपुट के अंदर कोई चेंजिंग आएगी। जब भी यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ पर अंदर जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेट्स से मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ console.log हेलो। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि जब जब मैं इस पर कुछ लिखूँ तो यहाँ पर हेलो लिखा आ जाए कंसोल में। तो ऐसे ही करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं हेलो, कुछ भी लिख दिया ऊपर मैंने, और यहाँ पर हेलो 5 बार आ गया क्योंकि ऊपर मैंने 5 कैरेक्टर्स ही लिखे थे। तो अब हम इससे कुछ मज़े मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर आके ना मैं जो जो भी यहाँ पर लिखा होगा ना हमारे इनपुट के अंदर, मैं उसे कंसोल के अंदर आउटपुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंसोल लिख लेता हूँ, console.log, और इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी इनपुट एलिमेंट लिख के डॉट वैल्यू लिखा। और अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, लेट्स से उर्दू। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा ना वो यहाँ पर UR, URD, URDU, तो यहाँ पर सब कुछ प्रिंट हो गया। पहली बार मैंने यू लिखा, फिर मैंने UR लिखा था पूरा, फिर URD लिखा था, फिर URDU लिखा था। तो ये वर्ड बाय वर्ड इस तरह प्रिंट हुए। तो अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर ना जैसे जैसे लिख रहा हूँ ना नीचे, यहाँ पर कहीं बटन के नीचे दिखाना चाहता हूँ इसे। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर आके एक स्पैन टैग डाल देते हैं टू डू लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर हमने H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्पैन टैग डाल देता हूँ। लेट्स से मैं ऐसे क्लास दे देता हूँ अदर, बस यार कुछ भी दे देते हैं फिलहाल के लिए, मैं सिलेक्ट ही करने ऐसे। या फिर ऐसा करते हैं आउटपुट दे देते हैं यार, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा हमारा काम। तो आउटपुट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और अब यहाँ पर आके ना आउटपुट वाली क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। मैं लिखता हूँ आउटपुट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटपुट, हैशटैग आउटपुट लिखने, क्योंकि हमें यहाँ पर आईडी दी हुई है और हमने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मेरे पास आउटपुट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो जो चीज़ यहाँ पर लिखी आ रही है ना, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट एलिमेंट के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैं आके ना आउटपुट एलिमेंट लिखूंगा, और लेट्स से टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं उसका, और वो इक्वल कर देते हैं हम किसके, इस वैल्यू के। ठीक है, ये जो हमारा इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली, यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर हैशटैग डाल दिया। मैं यहाँ पर डॉट डालना था क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास दी है इसे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ पर आके लिखता हूँ अली। तो आप देख सकते हैं मेरा अली भी यहाँ पर फ़ोन लिखा आ गया। फिलहाल के मैं कंसोल बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जो कुछ लिखूंगा ना, अली इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मसला होता है हमारे पास। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब बटन पे क्लिक हो ना तो कुछ हो, लेकिन अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन आपने देखा कि जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा था वो सारा गायब हो गया। वो इसलिए हुआ कि हम जब सबमिट बटन बटन इस्तेमाल करते हैं ना, तो पुराने ब्राउज़र में होता था कि जब कोई कंटेंट या कोई चीज़ सबमिट करो तो रिफ़्रेश हो जाती थी, क्योंकि हम सब कुछ यूआरएल में भेजते थे और बैकएंड में यार कुछ चीज़ होती थी। तो बस आप ये समझ लें कि रिफ़्रेश होती थी, अब नहीं होती। तो अब हमें इसका कोई कोई इलाज निकालना पड़ता है।
इसका एक हमारे पास इलाज है, वो है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। हम सबसे पहले तो इस बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो इस बटन को यहाँ पर आईडी दे देते हैं, आईडी ऑफ BTN, ठीक है। अब यहाँ पर आके ना मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इसकी मदद से, यहाँ पर लिखता हूँ बटन BTN, और यहाँ पर आके सिंपल सा आईडी ऑफ BTN भी हमने सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ BTN एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक पे, ठीक है। जब भी क्लिक हो तो यहाँ पर कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जो फंक्शन लिखूंगा वो रन हो जाएगा क्लिक पर। अच्छा, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ सिर्फ ना, ठीक है, 1। अब मैं ऐसे कंसोल को ना ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो 1 लिखा आता है कुछ देर के लिए, लेकिन पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए ना हमारे पास हम लिखते हैं ई, जो हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर होते हैं ना ई, हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, और आगे डॉट उसकी एक मेथड को एक्सेस करते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको शायद ये नज़र ना आ रहा हो ऑप्शंस, कोई मसला नहीं है, आप बस यार ऐसे ही लिख लें फ़िलहाल के लिए, या अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और ये एक फंक्शन है तो इसलिए मैंने इसे पैरेंथेसिस देके एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास 1 लिखा आ रहा है और पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, जबकि हमने जब ये नहीं लिखा था पेज रिफ्रेश हो रहा था। तो अब नहीं हो रहा, तो ये अच्छी बात है। तो अब मैं सबमिट जितनी मर्जी बार क्लिक करूँ हमारे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो अब सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि हम जब भी यहाँ पर कुछ लिख के सबमिट करें ना, तो हमारे यहाँ पर एक नया आइटम आ जाए। तो ऐसा करने के लिए ना हमने यहाँ पर ऑलरेडी लॉजिक लिख रखा है, तो ऐसा करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम ये कर रहे हैं कि वो न्यू एल आई को क्रिएट कर रहे हैं, एक एल आई एलिमेंट को, वो इसलिए कि हमने यहाँ पर जो टू डूज हैं वो एल आई के अंदर रखे हुए हैं। तो हम एल आई का क्रिएट करके एक उसके अंदर टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं। अब जो एच टी एम एल है ना वो नोड्स के साथ वर्क करती है, जैसे एलिमेंट नोड और टेक्स्ट नोड वगैरह। तो इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट नोड क्रिएट किया, वरना हम सिंपल सा टेक्स्ट भी लिख सकते थे। तो मैंने एल आई को क्रिएट करके और एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करके जो टेक्स्ट नोड है ना उसको एल आई के अंदर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो एल आई के अंदर है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं किया। उसके नीचे हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर एक डिव का डिलीट बटन भी था, ये एक्स जो आपको नजर आ रहा है ना, हमने यहाँ पर स्टाइलिंग दी है इसे डिव की मदद से। तो हमने यहाँ पर एक डिलीट बटन का एक डिव एलिमेंट बनाया, और उसके अंदर एक टेक्स्ट नोड लिख दिया एक्स के नाम से, एक्स जो हमारा क्रॉस है, ठीक है। और हमने इसको अपेंड कर दिया किसके अंदर, बटन के अंदर। अब ये जो अपेंड चाइल्ड है ना, इसका सिर्फ ये मतलब है कि जिस एलिमेंट को हम ये लिख रहे हैं ना उसके अंदर ये कोई चीज़ आ जाएगी, जैसे कि रीड बटन डॉट अपेंड चाइल्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ होगी ना वो इसका चाइल्ड बन जाएगी, ठीक है, ये बटन के अंदर आ जाएगी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम अगला काम जो कर रहे हैं ना वो है कि डिलीट बटन डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू डिलीट। हमने यहाँ पर क्लास दी हुई थी डिव को, क्योंकि यहाँ पर स्टाइलिंग है हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्लास दे दी है। अब डिलीट बटन को हम एल आई के अंदर अपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिलीट बटन तो बना दिया लेकिन उसे कहीं इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हमारे पास एल आई के अंदर था, इसलिए हमने इसे एल आई के अंदर ही रख दिया यहाँ पर जी एस के अंदर भी। अब हमारे पास जो है ना टू डूज को हमने सेलेक्ट किया, ये सारा जो हमारे पास यूएल है, और इस एल आई को ना हमने टू डूज के अपेंड कर दिया अंदर। तो जहाँ पर ये दूसरे एल आई थे तो ये नॉर्मल पांचवा एलिमेंट भी आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा काम किया। अब मैं ऐसा करता हूँ, सबको ना यहाँ पर कट करता हूँ, और एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पर, फंक्शन टू डू क्रिएट, ठीक है, ताकि हम बाद में कभी इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर हम इजीली नाम लिख के एक्सेस कर सकते हैं, हमें दोबारा दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा एलिमेंट गायब हो गया, क्योंकि हम इस फंक्शन को कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें इस फंक्शन को रन करना पड़ेगा तभी वो एलिमेंट दोबारा आएगा यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं कि अब ना जब भी मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँ ना तो मेरे पास यहाँ पर ये टू डू जो है क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को हटा देते हैं यार से, बल्कि ऐसा करते हैं इस चीज़ को हटा देते हैं, और यहाँ पर इस चीज़ को भी हटा देते हैं, और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लिख दी थी इन चीज़ों को भी हटा देते हैं। अगर आपने अभी डिज़ाइन फाइल हासिल की है तो, अगर आपको अभी डिज़ाइन फाइल मिली है तो उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, मेरे पास एक इनपुट एलिमेंट है और एक बटन एलिमेंट है, ये वाला बटन और ये वाला इनपुट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो मेरे पास ये टू डू क्रिएट का जो फंक्शन है वो रन हो जाए। तो सिंपल सा काम ये करते हैं कि हम जब हमने यहाँ पर लिख दिया बटन एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि हम इवेंट लिसनर को ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर इवेंट कोई होगा, हम सुनना चाह रहे हैं कि जब भी वो इवेंट हो तो कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जाए। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन दे दिया, फिलहाल इस ई को भूल जाएं आप। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया, और इसके अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूंगा ना वो रन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक एरो फंक्शन दी है, आप चाहें तो ये नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ऐसे लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन लिखा और यहाँ पर हमने एरो को हटा देते हैं।
तो ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होता है। मैंने इसे एरो फंक्शन बना दिया क्योंकि ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है और सिंटैक्स चेंज हो गया इसका बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पर ले देता हूँ टू डू क्रिएट और फंक्शन को रन कर देता हूँ। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ वो क्यों नहीं हुआ। ये जो सबमिट का बटन होता है ना, जब भी हम सबमिट करते हैं रिफ्रेश होता है, कोई और बटन नहीं ऐसा करता, सिर्फ और सिर्फ सबमिट का बटन ऐसा करता है। तो हमारे पेज को रिफ्रेश कर रहा है ये बार बार ना, तो इसलिए ये अपीयर नहीं हो रहा हमारा। तो उसके लिए ना हमारे पास यहाँ पर एक इवेंट एलिमेंट पास होता है फंक्शन के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली पास करती है इसे। तो अब इस इवेंट को ना हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, जीएस डॉम का कोर्स नंबर पार्ट 2, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख कर किया ना क्लिक, अब हमारे पास जो एलिमेंट वो आ गया है और पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। पहले भी एलिमेंट आ रहा था, बस पेज रिफ्रेश हो रहा था, ये था मसला। तो अब हमारा यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो दोबारा एक एलिमेंट 5 आ गया, दोबारा करता हूँ दोबारा आ गया, दोबारा आ गया, दोबारा, और ये मैस हो गया, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग ठीक नहीं है और मैं सुस्त भी बहुत हूँ, इसलिए मैंने इसे ठीक करना बॉदर भी नहीं किया, ठीक है। अगर आपको सीएसएस आती है यार, आप खुद जाके कर लो, आप अक्लमंद हो इतने, मुझे पता है। तो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारा कुछ चला गया हमारा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डायनामिकली क्रिएट करूँ, यानी जो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँ ना उसके हिसाब से क्रिएट हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है ना उसको हासिल कर लेते हैं। उसको हासिल करने के लिए मैं इनपुट एलिमेंट पे आऊँगा। यहाँ पर हमने इनपुट एलिमेंट ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, आईडी के नाम से हमने इसे एक आईडी दी हुई है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनपुट एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और इनपुट का, ठीक है। जब मैं इनपुट के नाम से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो चेंज होता है हम उस पर लिसन कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो तभी रन होगा जब यहाँ पर कोई चेंज होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी जो इनपुट की जो हमारा वैल्यू है ना वो यहाँ पर सेव हो जाए। तो लेट से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डालता हूँ लेट टू डू, ठीक है। लेट टू डू कर लेते हैं बस सिंपल सा, क्योंकि हमारे पास टू डू का नाम होगा, टू डू एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू डू इज इक्वल टू इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब है कि जब जब हमारे पास यहाँ पर कोई चेंज होगा ना, इनपुट की जो वैल्यू है यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो टू डू के अंदर स्टोर हो जाएगी। वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम करते हैं इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, यानी इनपुट एलिमेंट जो भी आपका है। अच्छा, मैं लिखकर सेव तो कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर सबमिट पे यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो लिखा तो वही आ रहा है जो पहले लिखा आ रहा था। तो ऐसा करते हैं कि हम ना यहाँ पर आके डायनेमिक टेक्स्ट देते हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पर हम ऑलरेडी टेक्स्ट दे रहे हैं यहाँ पर टू डू आइटम 5। तो यही दोबारा रिपीट होता जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र यहाँ पर देना वो आए। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, और इसे एक पैरामीटर देते हैं टेक्स्ट का। अब ये पैरामीटर जो है ना हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से जो हमारा कोई भी टेक्स्ट होगा, लेट्स से 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा आर्ग्यूमेंट है और ये हमारा पैरामीटर है। अब इसे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ 1 का, तो ये 1 यहाँ पर आएगा टेक्स्ट की जगह, और जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट होगा या वहाँ पर ये 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो ये है कि यहाँ पर हमारा 1 लिखा है। तो जब मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा 1 आ रहा है लिखा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर लिखी आ जाए। ऐसा करते हैं, हमने यहाँ पर टू डू वेरिएबल तो बनाया ही हुआ है, तो हम टू डू वेरिएबल को उठा के ना यहाँ पर लिख देते हैं टू डू, और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ ना तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, तो यहाँ पर वो लिखा आ गया है, मतलब एलिमेंट तो आ गया है। हमने यहाँ पर कोई शर्त नहीं रखी। और हम यहाँ पर ना, अब अगर आप मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ, अली लिख देता हूँ जेट से, और सबमिट करूँ तो यहाँ पर मेरा अली नाम से एक टू डू आ गया है। तो हमारे पास एडिंग की फंक्शनैलिटी तो आ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई स्पेस हो ना, मतलब कुछ लिखा ही ना हो, मैं खाली एंटर की दबा दूँ, तभी आगे बढ़े ही ना। तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर आके चेक कर सकता हूँ अगर तो मेरा टू डू के जो टेक्स्ट आ रहा है वो एम्प्टी है, ठीक है। हमें यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसे। मैं बताता हूँ मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, पहले मैं लिख लूँ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। जब एम्प्टी स्ट्रिंग होती है ना यहाँ पर, इसका मतलब होता है हमारे पास फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग का हमारे पास जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है फॉल्स। जब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है ना मैंने, ये इस फॉल्स को कर देगा ट्रू, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास है नॉट का सिंबल है, यानी ये ऑपोजिट कर देता है हमारे पास चीज़ों को ना। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर जो कोटेशन है ना, खाली कोटेशन, ये हमारे पास है फॉल्स, और इसे ये हमारे पास ट्रू बना देगा। जब ये ट्रू बना देगा तो हमारे पास इसके अंदर वाली कंडीशन रन हो जाएगी। और कंडीशन क्या दी है मैंने, सॉरी स्टेटमेंट क्या दिया है मैंने, वो है रिटर्न, कि बस फंक्शन एग्जिट कर दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आके कुछ लिखा नहीं है मैंने, एम्प्टी है। सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने फंक्शन एग्जिट कर दिया।
तो हमारा इसके लिए लॉजिक ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये डिलीट हो जाए हमारे पास जो टू डू आइटम है ना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे पास जो टू डूज है ना उन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इंडिविजुअल टू डू आइटम, ठीक है। तो उसको सेट करने के हमारे पास यहाँ पे क्लास दी हुई है मैंने, तो मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट टू डू एरे लिख देते हैं, बल्कि हम टू डू कलेक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये टू डूज वो वाला नहीं है, ऊपर उनका पेरेंट्स नहीं है बल्कि इंडिविजुअल टू डूज है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पर हमने लिखना है डॉट टू डू, क्योंकि हमने यही क्लास उन्हें दी हुई है। तो अगर मैं इसे console डॉट लॉग करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक नोड लिस्ट है जिसके ऊपर हम काफ़ी सारे फंक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी भी है। तो अभी हमारे पास जो है ना इंडिविजुअल नोड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर लेट से आप कह लें अरे है, अरे की आइटम्स है इंडिविजुअल। अगर मैं पूरी अरे को दे दूँ एड इवेंट लिस्टनर तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही वो वर्क करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझ नहीं है कि हमने यहाँ पर किया क्या है। तो हमें ना इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर जाना पड़ेगा और उन सबको जो है ना एक फंक्शन देना पड़ेगा। तो उसके लिए ना हमारे पास बेहतरीन तरीका होता है कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करें और हर आइटम के ऊपर आइट्रेट करें और हर आइटम को एक इंडिविजुअल जो है एड इवेंट लिस्टनर दे दें। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर फॉर लूप बना लेते हैं। हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम मैप का इस्तेमाल कर लें या फॉर ईच का इस्तेमाल कर लें। तो ऐसा करते हैं वही कर लेते हैं। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि फॉर ईच मेथड होता क्या है। ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, लेकिन हम इसलिए इसे अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है यहाँ पर हमें। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ टू डू कलेक्शन डॉट फॉर ईच। अब ये करेगा क्या, फंक्शन के हर चीज़ के ऊपर आइट्रेट करेगा, ठीक है। यानी इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, हर जो भी चीज़ है ना उसके ऊपर आएगा ही आएगा। तो इसको एक फंक्शन चाहिए होता है, एरो फंक्शन ही देते होते हैं हम यूजुअली। यहाँ पर आप देखें तो ये बता रहा है हमें कॉल बैक चाहिए से, यानी कॉल बैक फंक्शन चाहिए से। तो मैं यहाँ पर आके एरो फंक्शन लिखता हूँ और जो भी लिखूंगा वो रन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग हेलो, HE लिखा सिर्फ मैंने और सेव कर दिया और 4 बार HE लिखा आ गया, क्योंकि हमारे पास 4 ही आइटम्स थी। तो हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमें वो एलिमेंट भी मिलते हैं साथ, जो एलिमेंट यहाँ पर पास हो रहा है ना वो भी मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टू डू दीजिए क्योंकि यहाँ पर टू डू ही है मेरे पास। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर ही की जगह यहाँ पर लिख दूँ ना टू डू, लेट से मैं यहाँ पर लिखूँ टू डू, तो यहाँ पर हमारे पास चारों के चारों LI आइटम्स आ जाएंगे। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब हम इन चारों पे आराम से इवेंट लिस्टनर को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू डू डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे पास 2 टू डू हो गए हैं, एक ये टू डू है और एक ये टू डू है। तो इसको हम डिफरेंट नाम देते हैं थोड़ा सा। लेट से यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे टू डू आइटम, बल्कि आइटम दे देते हैं सिर्फ इसे, ठीक है। यहाँ पर आइटम लिख देते हैं और आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ये वर्क सेम करेगा, बस हमने नाम चेंज किया है। अब यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टनर देना क्या है, मैंने बेसिकली मैं क्लिक देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ये रन करता भी है या नहीं। तो मैं console डॉट लॉग लिखता हूँ और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और आना भी चाहिए था। चाहे जहाँ भी क्लिक करो 1 आ रहा है, चाहे एक्स पे करो या इस पे करो, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो नाम मिल जाए। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। फिलहाल के लिए मुझे नाम मिल जाए जिस पे मैं आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ। इस वक्त तो मुझे पता नहीं चल रहा है मैं किस आइटम पे कर रहा हूँ, क्योंकि सब पे 1 ही लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ई पास हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक ई पास होता है, हर फंक्शन में होता है, हर इवेंट लिस्टर के अंदर होता ही होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ console डॉट लॉग और ई डॉट टारगेट। अब ई डॉट टारगेट का मतलब है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो LI एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है। तो उस LI एलिमेंट का मुझे चाहिए इनर टेक्स्ट। अब मैं इसे टेक्स्ट कंटेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास स्पेसिंग भी आ जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे इनर टेक्स्ट दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट देता ना तो यहाँ पर स्पेसिंग भी हमारे पास साथ ही आ जाती, तो ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमने अब ये तो सीख लिया कि हम एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं ये आपको मैं पिछली वीडियो में सिखाया था। हम इसके पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, बल्कि पेरेंट को भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हम लिखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट, बल्कि पेरेंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी को डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ई डॉट टारगेट लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर ई डॉट टारगेट लिखा और यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख दूंगा रिमूव, ठीक है, रिमूव सिंपल सा। मैं लेकर सेव करता हूँ। यहाँ पर जब भी क्लिक करूंगा ना हमारे पास वो आइटम रिमूव हो जाएगी, ठीक है, वो एलिमेंट ही रिमूव हो जाएगा।
हमें li मिल रहा था, हम li के ऊपर आए और लिखा ई डॉट टारगेट, यानी li हमें मिल गया और हमने डॉट रिमूव लिख के उसे रिमूव कर दिया। सिंपल सा काम किया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास सारे एलिमेंट रिमूव हो गए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यार आपके पास जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ ये हो कि आप सिर्फ एक्स वाले बटन पे क्लिक कर सकें, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर इफ़ कंडीशन डालते हैं। अब इफ़ कंडीशन क्या होगी, सोचें ज़रा। हमारे पास जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन के लिए एक टेक्निक है कि हम चाहते हैं कि उस जगह पे क्लिक हो जहाँ पर जो डिव है उसकी क्लास डिलीट हो, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं और ऐसी क्लास नहीं है यहाँ पर डिलीट हो सिवाय इस एक्स पे। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम एक्स पे आएँ और हम ये कंडीशन दे सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं और अगर उसकी क्लास डिलीट है तो वो डिलीट हो जाए। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा ई डॉट टारगेट, यानी जो हमारा टारगेट है, जो एल आई है हमारा, ठीक है, उसका जो चिल्ड्रन है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन उसमें एक ही है तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट लिख के 0, यानी कलेक्शन होगी उसके अंदर से हम पहला वाला जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन। तो एक ही चिल्ड्रन ने वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि उसकी जो क्लास है, हमने ये वाला चिल्ड्रन सेलेक्ट किया और इसकी क्लास डिलीट है, हम ये देखते हैं या नहीं। क्लास लिस्ट लिखते हैं हम यहाँ पर। क्लास लिस्ट में हमारे पास सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब यहाँ पर लिखते हैं कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब है कि वो जो स्ट्रिंग है ना हमारे पास, उसके अंदर ये लिखा है डिलीट, हमारे केस में डिलीट लिखा है या नहीं। अगर डिलीट लिखा होगा ना तो यहाँ पर जो कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट होगी वो रन कर जाएगी। मेरे केस में ई डॉट टारगेट डॉट रिमूव। ठीक है, अगर डिलीट नहीं लिखा होगा ना तो नहीं रन करेगी। अब देखिए मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट चिल्ड्रन और इंडेक्स 0। हमने यहाँ पर इंडेक्स 0 डॉट चिल्ड्रन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर इस पर क्लिक करें तो ये तो रिमूव हो ही जाएगा। ठीक है, हम ये चाहते ही नहीं है करना। हम करना ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास डिलीट बटन है ना वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो हम इस डॉट चिल्ड्रन को यहाँ से हटा देते हैं और अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो रिमूव नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ऐसी चीज़ पे क्लिक करूँ, यानी ई डॉट टारगेट, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो हमारा ई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। डॉट क्लासेस कंटेन्स डिलीट, अगर उस पर क्लास डिलीट हुई तो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आइटम डिलीट हो गई, लेकिन इसका जो पेरेंट है वो डिलीट नहीं हुआ। तो उसका डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर ई डॉट टारगेट के बाद लिख देता हूँ डॉट पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। तो ये था हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, दिमाग को थका देने वाला था, लेकिन ये हमारे पास एंड पर हो ही गया। तो अब ये सारा लॉजिक जो है ना हम उठाकर अपने फंक्शन डिलीट टू डू में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हम ई हमारे पास है नहीं तो हम ऊपर से लाएंगे ई, और यहाँ पर जब हम फंक्शन का एग्जीक्यूट करेंगे ना तो यहाँ पर हम ई पास कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये सिमिलर वे में काम करना चाहिए। तो ये उम्मीद, हाँ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लो जी, हमारे पास एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी, बल्कि मैं कहता हूँ एप्लीकेशन बन गई है, जिसके अंदर हम लिख के टू डू ऐड कर सकते हैं और टू डू डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोड के अंदर थोड़ी सी गलती है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक कोटेशन मार्क्स लिखवाए थे, लेकिन यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये वर्क करना चाहिए। मेरे पास अली लिखकर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो एक टू डू है वो अली आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। वो ये कि आपने ना गूगल पर जाना है और लिखना है कि हाउ टू सेव। अब जैसे मैं यहाँ पर अली लिखा है ना, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये एलिमेंट हमारा चला गया। अब आपने गूगल पर जाकर देखना है हाउ टू सेव समथिंग, सेव करें और वहीं से रिट्रीव करें डाटा को। ये हमारे पास लोकल स्टोरेज की मदद से होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जाएँ यार, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और खुद से इम्प्लीमेंट करें। यकीन माने खुद से करने में जो इल्म मिलता है ना वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, किसी ट्यूटोरियल से नहीं मिलेगा आपको। तो आपने जाना है, खुद से लिखना है कि लोकल स्टोरेज क्या है भैया और मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, और आपने टू डू को सेव करना है और रिफ्रेश करने पर वो दोबारा वहीं रहे, मतलब गायब ना हो। डिलीट करें तब भी अपडेट हो जाए हमारी स्टेट, हम ऐड करें स्टेट अपडेट हो जाए और यहाँ पर सेव रहे ब्राउजर के अंदर। तो ये आपका चैलेंज है आज का। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ अली बिन नसीर। अस्सलाम वालेकुम।